नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट का। तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? किसी एसेट का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट मीन्स ऑल कॉस्ट, सारे खर्चे अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज़ तक लाने के लिए उसको जो भी आपने खर्चा किया है, उसको परचेज़ करने का खर्चा किया है, ट्रांसपोर्टेशन का आपने खर्चा किया है, इंस्टॉलेशन का आपने खर्चा किया है, वो सारा खर्चा क्या करेंगे ना अपना ऐड कर लेंगे तो अपना एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो कैसे आएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट? अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो परचेज का कॉस्ट लगा है अपना वो अपन ऐड कर लेंगे। सेकंड, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा है मशीन का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, मतलब उस फैक्ट्री से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा लगा है वो अपन ऐड कर लेंगे। मान लीजिए आपने एसेट को चला कर देखा है, एक बार ट्रायल रन लिया है आपने, तो ट्रायल रन का जो आपका कॉस्ट आया वो आप ऐड कर लेंगे। मान लीजिए आपने कोई जीएसटी वगैरह पे किया उस एसेट पे और आपने उसका आईटीसी नहीं लिया है, आपने जीएसटी पे किया उसका आपने आईटीसी नहीं लिया है, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। अगर आपने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज़, मतलब जब तक कि आपकी पुट टू यूज़ नहीं हुई है वहाँ तक का इंटरेस्ट आप कॉस्ट में अपना ऐड कर लेंगे। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? आपने जो ट्रायल रन लिया था ना, तब आपने कुछ यूनिट्स बनाई होगी, उसको बेचा होगा मार्केट में, उससे जो पैसा आया ना वो आप लेस कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन का पूरा खर्चा आपने एज ए कॉस्ट पूरा ऐड कर लिया आपने कोई कैपिटल एसेट में। तो आप इसको जो आपने सेल कंट्रीब्यूशन आया है आपका ट्रायल रन से वो आप सारा लेस कर देंगे। गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, तो आप क्या करेंगे उसको लेस कर देंगे। अब जो आपका बचेगा वो होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर आपने किसी बंदे को 10,000 में सिंगल पर्सन को अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया है, अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट एक डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, इनके अलावा अगर आपने पेमेंट कर दिया है इन सिंगल डे टू सिंगल पर्सन, तो आपका 10,000 आपका अलाउड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा ना, आप उसको एक्चुअल कॉस्ट में आप ऐड नहीं कर सकते एसेट की, और सेकेंडली आप उसका पीएनएल में भी आपको डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जो आपका इंटरेस्ट है पुट टू यूज़ के बाद वाला, पुट टू यूज़ तक का तो आप कॉस्ट में आप ऐड कर लेंगे। पुट टू यूज़ के बाद वाला जो इंटरेस्ट है ना, उसको आप पीएनएल में एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस आप बुक कर सकते हैं। अब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि भाई इन केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट आपका क्या माना जाएगा। मान लीजिए कोई पहले एसेट थी जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हुई थी, तो आपने 35 सेक्शन नंबर 35 पे आपने उसका पूरा 100% डिडक्शन आपने ले लिया होगा। अब उसको आप रेगुलर बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट उसका क्या माना जाएगा? उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा नील, क्योंकि आपने पहले ही उसका 100% आपने डिडक्शन आपने 35 में ले लिया है, तो इसका अभी एक्चुअल कॉस्ट आपका जीरो माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में, स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा? तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपका क्या माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपकी पीजीबीपी एडमिट एक्सेबल हो जाता है। एसेट रिसीव्ड हुई है आपको गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में, अगर आपको एसेट रिसीव्ड हुआ है, आपको मतलब दादाजी जाने वाले थे, आपको दे दिया भाई कि भाई हमारी एसेट तो संभाल अब, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? जो प्रीवियस ओनर के हाथ में जो डब्ल्यूडीवी था वही आपके हाथ में उसका एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। अब मान लीजिए आपने एक्वायर किया है एसेट को इस इंटेंशन से कि आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकें, आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, इसी इंटेंशन से आपने एसेट को एक्वायर किया है, तो भाई एओ डिटरमाइन करेगा, वही आपको एक्चुअल कॉस्ट माननी पड़ेगी। अमाउंट डिटरमाइंड बाय द एओ विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, उसके अप्रूवल के वजह से जो आपका वो क्या जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेगा एओ, वो डिटरमाइन करेगा आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए। आपने एसेट को री एक्वायर किया है, मतलब आपकी एसेट थी, आपने किसी को बेचा फिर वापस आपने खरीद लिया। तो ये क्यों करते हैं लोग? ये करते हैं कि भाई मेरी एसेट अभी 1,000 रुपये की है, मैं 1,500 में बेचता हूँ फिर 2,500 में खरीद लूँगा, मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरे को ज़्यादा डिप्रिसिएशन मिलेगा, इसलिए आपने री एक्वायर किया है। तब चेक करेंगे जब आपने बेचा था तब आपका डब्ल्यूडीवी क्या था और आप वापस कितने में खरीद रहे हो, विच एवर इज लोअर आपका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। आपने क्या किया ना, एसेट परचेज करी और लीज बैक कर दी। कैसे? किसी और बंदे की एसेट थी, आपने क्या किया, उससे परचेज कर ली और फिर उसी को किराए पे दे दिया वापस, तो आपके केस में आपके हाथ में उसकी डब्ल्यूडीवी क्या मानी जाएगी? जो प्रीवियस ओनर की डब्ल्यूडीवी थी ना वही आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट आपकी मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने भाई 1,000 रुपये की एसेट थी, आपने 10,000 में खरीदी, उसको लीज बैक कर दिया, तो उसको अपने बुक्स में लीज का एक्सपेंस बनाने के लिए मिल रहा है और आपके बुक्स में एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो आपको ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिल रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आपको डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस ओनर ही अपना एक्चुअल कॉस्ट मानना पड़ेगा। आप क्या किए, नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई बिल्डिंग को यूज़ कर रहे थे, अभी आप उसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं। नॉन बिजनेस में यूज़ कर रहे थे, अभी आप इसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो जब नॉन बिजनेस में यूज़ हो रही थी तब आपको डेप्रिसिएशन तो मिल नहीं रहा था, अभी आपको डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो सर अब एक्चुअल कॉस्ट क्या है?
तो आपने बिल्डिंग को पहले जब खरीदा था तब कितने में खरीदा था आपने, माइनस वहाँ से नॉशनल डेप्रिसिएशन, ये मान के चलेंगे कि वो अगर ऐसे बिजनेस में यूज़ हो रही होती तो उसको कितना डेप्रिसिएशन अभी तक मिलता, तो वो लेस करने के बाद अपने पास बचेगा एक्चुअल कॉस्ट। मान लीजिए आपने 5 साल पहले एसेट खरीदी 1 करोड़ रुपए में, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है एज पर इनकम टैक्स, तो आप 10% हर साल लेस करेंगे 5 सालों तक, अब जो बचेगा वो आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एसेट आपने ट्रांसफर कर दी 100% होल्डिंग टू सब्सिडरी, 100% होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, वही जो होल्डिंग के हाथ में WDV है वही आपके सब्सिडरी के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। एमलगेमेटिंग कंपनी या डीमर्ज्ड कंपनी एमलगेमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, तो WDV ऑफ एमलगेमेटिंग और डीमर्ज्ड कंपनी ही अगली कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। अगर आप एसेट आउटसाइड इंडिया से परचेज करते हैं, एसेट परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, आप आउटसाइड इंडिया से एसेट परचेज करते हैं तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा, परचेज कॉस्ट क्या है, और उस एसेट को आपने आउटसाइड इंडिया कब खरीदा था, मतलब आपने नहीं, जिससे आपने खरीदा उसने कब खरीदा होगा, और नॉशनल डेप्रिसिएशन अपन लेस कर देंगे अगर वो एसेट इंडिया में यूज़ हुई होती तो ये लेस करने के बाद जो बचेगा अपना एक्चुअल कॉस्ट अपन मान लेंगे। अब मान लीजिए आपने 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसमें एक एसेट को यूज़ किया था और उसको 8 साल के बाद आप बेचते हैं, 8 साल के बाद बेचते हैं, 8 साल से पहले बेचेंगे तो उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 8 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपके हाथ में वो उसका वैल्यू नील माना जाएगा क्योंकि उसका 100% डिडक्शन पहले ही लिया जा चुका है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन को पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। देखो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के हाथ में ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो SLM फॉलो करे चाहे तो WDV मेथड फॉलो करे। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11th-12th में कि WDV क्या होता है, SLM क्या होता है, तो उनके हाथ में एक ऑप्शन होता है कि वो SLM फॉलो कर सकते हैं चाहे तो WDV मेथड फॉलो कर सकते हैं। बट अगर उनके लिए बाई डिफॉल्ट रहेगा SLM, अगर उनको WDV फॉलो करना है तो उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भर के बताना पड़ेगा कि हम WDV फॉलो करना चाहते हैं, ये रिटर्न फाइलिंग से पहले उनको इनकम टैक्स को बताना रहेगा। और एक और उन्होंने WDV फॉलो कर दिया तो आगे हमेशा के लिए उनके लिए WDV ही एप्लीकेबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एग्जांपल देते हैं, बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है वो देखो। मान लीजिए आपका परचेज कॉस्ट था 1000 रुपये, आपके एसेट की लाइफ है 10 साल आपकी एसेट की लाइफ है। अब आप फॉलो कर रहे हैं SLM, आप पावर जनरेटिंग यूनिट है और SLM फॉलो कर रहे हैं, तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा 100 रुपये। आपने क्या किया, 30 साल में एसेट को बेच दिया। पहला अपन सिचुएशन लेते हैं, हमने 650 में बेचा, सेकंड आपने 920 रुपये में बेचा और तीसरा आपने 1200 रुपये में एसेट को बेचा। तो आपका परचेज फर्स्ट ईयर का 1000 डेप्रिसिएशन मिल गया, सिचुएशन A में भी, B में भी, C में भी। सेकंड ईयर में आपको डेप्रिसिएशन मिल गया। अब थर्ड ईयर में आपने एसेट को बेच दिया, इसका मतलब थर्ड ईयर एंड होने ही नहीं दिया आपने, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन मिला, ये आपका WDV है। अब आपने पहली वाली एसेट को बेचा 650 रुपये में, तो आपको 150 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया, ये आप P&L में डेबिट में ले जाओगे। सेकंड आपने 920 में बेचा तो 120 का आपको प्रॉफिट हो गया, ये भी आप P&L के क्रेडिट में ले जाओगे। अगला आपने 1200 रुपये में बेचा, मतलब आपने एक्चुअल जो कॉस्ट लगी थी 1000 रुपये उससे भी ज़्यादा में बेच दिया उसको, तो जो बीच का डिफरेंस है 200 रुपये, 1000 जो एक्चुअल में आपने खरीदा माइनस अभी जो WDV चल रहा है 200, तो आप P&L के क्रेडिट साइड में ले जाओगे। अब जो अगला 200 रुपये है, मतलब ये 1200 में माइनस 1000 रुपये, यानी कि जो 200 रुपये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन होगा। चलिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इस साल के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इस साल के डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने के लिए। करंट ईयर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इस साल के डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अपना बच गया वो होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसको अपन अगले साल के अंदर क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और इसको अपन जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी सालों तक खींच सकते हैं। 10 साल के बाद भी उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, 15 साल के बाद भी सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इसके लिए कैरी फॉरवर्ड का कोई भी टाइम लिमिट पीरियड नहीं है। चलिए, कोई एसेट है जो पार्टली यूज़ हुई है बिजनेस के लिए और पार्टली यूज़ हुई है अदर पर्पज़ के लिए, तो जो बिजनेस के लिए यूज़ हुआ ना तो पार्ट डेप्रिसिएशन अपन को अलाउड होगा, जो बिजनेस के लिए यूज़ हुआ उसी एसेट का कॉस्ट का आपको डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा। जैसे कोई कार है, कोई बस है, जो 70% तो आपका बिजनेस के लिए यूज़ होता है और 30% आपका अदर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो आपका 70 यानी कि 70,000 रुपये आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, 30,000 रुपये आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर बुक्स में पूरी 1 लाख दिखेगी, बुक्स में ऐसा नहीं 70,000 दिखेगा, बुक्स में पूरा 1 लाख दिखेगा आपको। चलिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या होता है ना कि आप रिसर्च करते हैं या करवाते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है कि भाई इंडिया में रिसर्च बढ़ना चाहिए, चीज़ों के बारे में सोचना, चीज़ों के बारे में देखना, रिसर्च करना, नई नई चीज़ें बनाना, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है ना कि हम आपको 100% डिडक्शन देते हैं, आप रिसर्च करो।
एक होता है इन हाउस रिसर्च, दूसरा होता है रिसर्च फ्रॉम आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। इन हाउस का मतलब आप खुद रिसर्च करते हैं या फिर आप बाहर से करवाते हैं। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से आप बाहर से करवाते हैं या फिर आप खुद करते हैं। अगर आप खुद रिसर्च करते हैं और आप बिजनेस चालू करने से पहले आप रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस चालू करने से पहले आप रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं, तो मैक्सिमम 3 साल पहले तक के खर्चे आपको अलाउड होंगे। ऐसा नहीं आपने बिजनेस चालू किया नहीं उसके 5 साल पहले से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 साल पहले का बिजनेस चालू होने उसके 3 साल पहले तक का जो खर्चा होगा आपको अलाउड होगा। वो भी कौन कौन सा अलाउड होगा? सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे एक्सेप्ट लैंड। लैंड का आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा, बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होने वाला है। आपने मशीन लगाई या फिर आपने बिल्डिंग बनाई है, सब अलाउड हो जाएगा, सिर्फ लैंड का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। और रेवेन्यू खर्चों में सिर्फ आपको सैलरी अलाउड होगा एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट, ओनली सैलरी, सैलरी एंड अलाउंस, परक्यूजिट आपको अलाउड नहीं होंगे। और मटेरियल का खर्चा आपको अलाउड होगा, बस ध्यान रखना, सैलरी और मटेरियल का खर्चा आपको अलाउड होगा। सैलरी में भी आपको परक्यूजिट अलाउड नहीं होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको सारे अलाउड हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड को। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रिसर्च कराई है, तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड, आपको लैंड अलाउड नहीं होगा। और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे अलाउड हो जाएंगे, अब चाहे परक्यूजिट हो नहीं हो, कोई भी खर्चा हो, सारे आपको अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको सारे अलाउड है एक्सेप्ट लैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए आप बाहर से रिसर्च करवाते हैं, तो आपको सारा जो आपने रिसर्च का खर्चा किया 100% आपको अलाउड है, कुछ भी नहीं सोचना, 100% आपको अलाउड है। अब मान लीजिए क्या होना सर, आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिया कि भाई मैं रिसर्च करूं, अब 1-2 साल के बाद उसका अप्रूवल छिन गया, अप्रूवल छिन गया, तो गवर्नमेंट ने अपन को बोला कि भाई आपने पिछले 2 साल में जो रिसर्च करवाई है वो आपकी सारी फेल हुई है, क्योंकि वो अप्रूव्ड ही नहीं है इंस्टीट्यूशन, उसका हमने अप्रूवल छीन लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन को 35 का डिडक्शन अपन को नहीं मिलेगा, अपन को मिलेगा। जब अपन ने एक्सपेंस किया तब तो अप्रूव्ड थी ना भाई, अभी नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थी, तो अपना विड्रॉल नहीं होगा, अपना एग्जामिशन अपना विड्रॉल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं। आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है भाई, आपको अगर पूरा खर्चा ही आपको एज ए डिडक्शन P&L में आपको मिल रहा है तो आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होने वाला इन एसेट्स पे। अब मान लीजिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग कंपोजिट खरीदा है, मतलब साथ में खरीद लिया है, अब उनका अगर आप परचेज अलग वैल्यू आप अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसको बाइफिकेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझना। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शेल बी बाइफिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू बिकॉज कॉस्ट ऑफ लैंड इज नॉट अलाउड। देखो अगर आप बाइफिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। आप लैंड की वैल्यू अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बिल्डिंग की जो वैल्यू आप अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिल्डिंग की वैल्यू का तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पर लैंड की वैल्यू का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब आपने क्या क्या सेल किया है उस एसेट को जिसका आपने 100% आपने डिडक्शन ले लिया था, तो सेल कंसिडरेशन एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी में। मतलब आपने पहले एसेट खरीदा 35 में आपने यूज़ किया उसको, अब उस एसेट को आप बेच रहे हैं जिसका आपको 100% आपको डिडक्शन मिल चुका है, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, आपने जितने में एसेट को बेचा है और जितने में आपने खरीदा था, विच एवर इज हायर आपका पीजीपीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ध्यान रखना, अब जो आपका परचेज प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। ये तो भाई सिंपल सी बात है। चलिए कैसे, देखो यहाँ की क्या था कि सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब सेल प्राइस और परचेज प्राइस विच एवर इज लोअर आपका क्या होगा, पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सेल का प्राइस ज़्यादा और परचेज का प्राइस कम था, तो जो बीच का डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ना फटाफट से। मान लीजिए आपने 1000 में बेचा है, आपने 1000 में बेचा है, आपने 900 में ख़रीदा था, तो विच एवर इज लोअर यानी कि 900 रुपये आपका क्या होगा, पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो बीच का 100 रुपये डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% रिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट 3 चीज़ों को छोड़ के, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के बाकी सारे खर्चे का आपको 100% रिडक्शन मिलने वाला है। ये वाला जो सेक्शन है 35 AD वाला, वो आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है। ऑप्शनल आपका सेक्शन है कि आप चाहे तो इससे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या करते हैं नॉर्मल प्रोविजन से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोविजन से आप जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप ये सेक्शन फॉलो करते हैं तो आपको 3 चीज़ों का आपको रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा, गुडविल का नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलेगा, बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% आपको रिडक्शन मिल जाएगा।
चलिए सर, वो कौन कौन से बिजनेस है जो करने से आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी, अगर आप इंगेज होते हैं, होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, वेयर हाउसिंग में आप इंगेज होते हैं, हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 बेड्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इंगेज होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, इंलैंड कंटेनर डिपोट, बी कीपिंग, बी हनी, स्लरी पाइपलाइन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर इन बिजनेस में अगर आप इंगेज होते हैं, इन 12 बिजनेस में अगर आप इंगेज होते हैं, तब आपको आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% आपको रिडक्शन मिलने वाला है। सर 12 बिजनेस कौन से हैं, मैं फटाफट से एक बार धीरे धीरे आपको वापस बताता हूँ। कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल विद मिनिमम 100 बेड्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, इंलैंड कंटेनर डिपोट, बी कीपिंग, स्लरी पाइपलाइन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर आप इन बिजनेस में इंगेज होते हैं तो आपको आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको 100% मिल रहा है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदे हैं, वो न्यू होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी आपका न्यू होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब आप देश के बाहर से प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, तो वो न्यू ही माना जाएगा और आप 20% तक प्लांट एंड मशीनरी अपना ओल्ड खरीद सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर कोई एसेट है इसका 35 AD में आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया, उसको बेचते हैं, तो सारा अमाउंट आपका PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। और स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर कोई लॉस है तो उसको आप इंडेफिनेट पीरियड तक आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं ओनली इन द अगेंस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। 10AA का 80IA टू 80RRB का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखना, जो ये बिजनेस ना 12 वाले, तो एसएससी को खुद को बिजनेस को चलाना पड़ेगा, एक्सेप्ट होटल जाए तो वो किसी मैनेजर को अपॉइंट कर सकता है, बाकी सारे बिजनेस को खुद को रन करना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शन मिलने वाला है, ये याद रखना। और स्पेसिफाइड बिजनेस को मिनिमम 8 साल तक जो एसेट आप खरीदते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, वो आप बेच नहीं सकते। अगर बेचते हैं तो आपका सारा इनकम PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया है। चलिए, अगर आप क्या करते हैं ना, स्पेसिफाइड बिजनेस को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करते हैं, एसेट को बेचते हैं, तो आपका इनकम कैसे निकलेगा PGBP का। तो जो परचेज कॉस्ट था आपका एसेट का, वो आप यहाँ ले लेंगे, उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अगर वो 35 AD में यूज़ नहीं होती एसेट, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलता, नॉशनल डेप्रिसिएशन आप लेस कर देंगे, तो आपका टैक्सेबल PGBP यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अगला सेक्शन आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब धंधा चालू करने से पहले, कंपनी चालू करने से पहले जो खर्चे हुए हैं आपके, उनका डिडक्शन आपको मिलेगा। मतलब आपने पहले स्टडी कराई होगी, भाई धंधा चलेगा नहीं चलेगा, फिजिबिलिटी स्टडी का आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो खर्चा लगा है, मार्केट सर्वे का जो खर्चा लगा है, इंजीनियरिंग सर्विस का जो खर्चा लगा है, MOA ड्राफ्ट कराने का जो खर्चा लगा है, लीगल फीस लगा है, पब्लिक इशू का शेयर का डिवेंचर का जो खर्चा लगा है, उन सब खर्चों का आपको डिडक्शन मिलेगा। कब मिलेगा? कंपनी चालू होने के बाद। कंपनी चालू होने के बाद अब ये सर डिडक्शन किसको मिलेगा? ओनली रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा। और अगर एमलगमेशन और एमलगमेशन का केस है, डीमर्जर का केस है, तो रिमेनिंग खर्चा आपको एमलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एमलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी को बचा हुआ खर्चा मिल जाएगा इन केस ऑफ एमलगमेशन और डीमर्जर। सर कितना खर्चा का डिडक्शन मिलेगा? देखो, अगर एसएससी इंडियन कंपनी है या फिर अदर रेजिडेंट है, क्योंकि डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा, तो इंडियन कंपनी है या अदर रेजिडेंट है। अगर इंडियन कंपनी है तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना आपका लगा है, एक्चुअल में आपने कितना खर्चा किया है इन चीज़ों पे, लीगल फीस वगैरह पे कितना खर्चा किया है आपने, और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% विच एवर इज हायर, और जो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होगा और इन दोनों में से जो हायर होगा, उतना खर्चे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और कितना कैसे मिलेगा सर? एक साथ मिलेगा इंटरेस्ट में, आपको उसको डिवाइड बाय 5 करना और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे 5 सालों में आपको डिडक्शन लेते जाना है। अगर आप अदर रेजिडेंट हैं तो आप एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जितना हुआ है वो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि आप कैपिटल एम्प्लॉयड आपका नहीं होगा, तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर आपको, सर विच एवर इज लोअर आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन आपको मिल जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आपने जितना फिक्स एसेट्स में जो पैसा ट्रांसफर किया है, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए जो आपने एक्सपेंस किया है, और एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे जो खर्चा किया है आपने, एज पर द लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर बुक्स के हिसाब से लास्ट डेट में जो वैल्यू दिख रही थी इन बुक्स में, उसके हिसाब से ये वैल्यू ली जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन
एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आपका कैपिटल लिमिटेड हो जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी के केस में क्या था, COP और CE का 5% का विच एवर इज हायर, फिर एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको आप मैच करेंगे, विच एवर इज लोअर होगा आपको डिडक्शन मिल जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। अदर एसएससी की बात करें तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो आपने किया है और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ऑडिट मैंडेटरी रहेगा इसमें। नेक्स्ट सेक्शन आती है एक्सपेंस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप मान लीजिए आपका बंदे ऑफिस के अपने आप से ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, भाई हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है, तो आपने उसको कुछ पैसा दिया कि भाई आप जल्दी जा रहे हो तो आप कुछ पैसा लेके जाओ हमसे, तो ये रिडक्शन किसको मिलेगा, सब एसएससी को मिलेगा, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, किसी को भी सबको रिडक्शन मिलने वाला है। रिडक्शन कैसे मिलेगा, जो आपने पूरा पैसा दिया है रिटायरमेंट पे उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 सालों में आपको रिडक्शन उसका मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।